नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, हिंदी की क्लास में आगे के क्रम में आज हम लोग संधि विषय पर बात करते हैं। तो बहुत ज़्यादा भूमिका में न जाते हुए सिर्फ मुख्य बिंदुओं की बात करते हुए हम आज स्वर संधि पर चलते हैं। जैसे संधि की जब हम बात करते हैं तो संधि है क्या? संधि ये दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से। संधि है क्या? दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। जो उत्पन्न विकार होता है यही विकार क्या है? यही विकार हमारा संधि कहलाता है। और इसी विकार के आधार पर हम संधि की पहचान भी करते हैं। इसी विकार के आधार पर या विकार को हम ये भी समझ सकते हैं कि यह विकार क्या है? एक तरह का रूपांतरण है। यह अपने रूप का अंतरण करता है। इसके द्वारा, संधि के द्वारा हमें क्या मिलता है? संधि के द्वारा हमें नए शब्द सृजन करने में मदद मिलती है। नए शब्द सृजन होते हैं, यानी दो खंडों को मिलाकर हम नए अर्थ के नए शब्दों को भी मिलाते हैं। तो यहाँ जब हम संधि की बात करते हैं तो वास्तव में जैसे कहा कि यहाँ ध्वनियों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। तो यहाँ संधि के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो जो ध्वनियाँ हैं या जो वर्ण हैं, तीन प्रकार की ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। यहाँ जैसे संधि है तो तीन प्रकार की ध्वनियाँ हैं जिनके मेल से विकार उत्पन्न होता है। इस तरह हम तीन प्रकार की संधि की बात करते हैं। पहला, जब स्वर ध्वनि का योग किसी स्वर ध्वनि से होता है। स्वर ध्वनि का योग किसी स्वर ध्वनि से होता है तो इससे उत्पन्न विकार, जो विकार होगा वह विकार क्या कहलाएगा? वह विकार कहलाएगा स्वर संधि। वह विकार क्या कहलाएगा? वह विकार कहलाएगा स्वर संधि। इसी तरह दूसरा हमारा आता है जिसमें हम ये कहते हैं कि व्यंजन ध्वनि का, किसका? व्यंजन ध्वनि का योग किसी स्वर ध्वनि या किसी व्यंजन ध्वनि के योग से जो विकार उत्पन्न होगा, यानी इन दोनों के योग से जो विकार होगा वही विकार क्या कहलाएगा? या इसी को हम जानते हैं कि इसी को हम रूपांतरण, जो रूप का अंतरण करेगा वह हमारा क्या कहलाएगा? वह हमारा व्यंजन संधि कहलाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम व्यंजन संधि कहेंगे। उसी तरह तीसरी ध्वनि जो मेल होगी, उसमें जो तीसरी ध्वनि का मेल होगा, तीसरी ध्वनि के मेल में हमारा मेल किससे होगा? हमारा मेल होगा विसर्ग ध्वनि का किसी स्वर या व्यंजन ध्वनि से होगा। किसी स्वर या व्यंजन ध्वनि से होगा और इसके आधार पर जो विकार उत्पन्न होगा, इन दोनों ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा या जो रूपांतरण होगा वही क्या कहलाएगा? उसके आधार पर हम कहेंगे कि वह कौन सी संधि है? वह विसर्ग संधि है। तो इस तरह संधि के तीन भेद हिंदी व्याकरण में, एक स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि होती है। तो अब आज हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे और स्वर संधि के भेद में भी आज हम एक भेद ही लेकर चलेंगे। तो आज हम बात करते हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं संधि में भी स्वर संधि की। संधि में भी आज किसकी बात करेंगे? स्वर संधि। तो स्वर संधि के बारे में जैसा हमने जाना कि स्वर संधि है क्या? स्वर संधि स्वर के योग से स्वर और स्वर दो, यानी दोनों ध्वनियां स्वर हों तो
स्वर संधि। तो इसका हमने अभी देखा कि किसी स्वर ध्वनि का योग किसी स्वर ध्वनि से होता है, तो इससे क्या होता है, इससे विकार होता है या इसमें रूपांतरण होता है, और यही क्या कहलाती है, यही विकार या रूपांतरण हमारी स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि में 5 भेद हैं। स्वर संधि में 5 भेद। पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। पहला भेद क्या है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा भेद है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। तीसरा भेद है स्वर संधि का वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। चौथा भेद है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। और पांचवा भेद है अयादि स्वर संधि। पांचवा भेद कौन सा है, अयादि स्वर संधि। तो ये स्वर संधि के हमारे 5 भेद हैं। स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेद। 5 भेद कौन कौन से हैं, 5 भेद हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, तीसरा यण और तीसरा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा अयादि। तो ये 5 स्वर संधि हैं। और आज के खंड में हम लोग स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि, जैसा कि संस्कृत में आप सूत्र इसका पढ़ते हैं, तो आज हम लोग अध्ययन किसका कर रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। ये इसका सूत्र है। अब इसमें देखिए अकः, तो ये जानने के लिए ये हमारे प्रत्याहार हैं। माहेश्वर सूत्र में 2 प्रत्याहार हम लोग पढ़ते हैं। एक प्रत्याहार अच पढ़ते हैं, एक अच प्रत्याहार, और दूसरा हम हल प्रत्याहार पढ़ते हैं। तो अच प्रत्याहार से हमारे सभी स्वर निकलते हैं और हल प्रत्याहार से सभी व्यंजन ध्वनियां। तो आज हम खाली अच प्रत्याहार की बात करते हैं। जब व्यंजन संधि में आएंगे तो हम हल प्रत्याहार को भी लेकर चलेंगे, या किसी दिन हम माहेश्वर सूत्र पर ही इसकी चर्चा कर देंगे। तो अच प्रत्याहार में हमारा अच प्रत्याहार है क्या, आयुण, आयुण, आ ई उ और ण, ऋलिक, ऋलिक, एवं, एवं और आयोच। ये हमारा अच प्रत्याहार है, यानी आ से च, अच प्रत्याहार यानी समाहार, इसका संक्षिप्तीकरण। तो अब यहां कहता है अकः सवर्णे दीर्घ, आ और का के बीच, आ और का के बीच एक आ है, एक ई है, एक उ है, एक री है, एक ली है। लेकिन हिंदी में ली का प्रयोग नहीं करते, तो यहां हमारे 4 स्वर मिलते हैं, आ ई उ री। तो ये कहता है कि अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ यानी अक के अंदर जो भी स्वर हैं, आ ई उ री, सवर्णे यानी यह समान वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो इनका रूपांतरण किसमें होता है, वह दीर्घ में रूपांतरित हो जाते हैं। तो अब यहां इसी को, जो ये अकः सवर्णे दीर्घ की बात हमने की अक प्रत्याहार के अंतर्गत, तो इसमें
हम आइए देखते हैं इसमें एक सूत्र हिंदी के क्रम में कि इसको इस तरह से समझें कि यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ का योग ह्रस्व आ या दीर्घ आ से होगा तो यह रूपांतरित हो जाएगा दीर्घ आ में। उसी तरह ह्रस्व ई या दीर्घ ई का योग ह्रस्व ई या दीर्घ ई में होगा तो ये रूपांतरित हो जाएगा अपने दीर्घ यानी दीर्घ ई में। उसी तरह ह्रस्व उ या दीर्घ उ का योग ह्रस्व उ या दीर्घ उ से होगा तो यह रूपांतरित हो जाएगा दीर्घ उ में। और री का योग री से होगा तो यह रूपांतरित हो जाएगा दीर्घ री। लेकिन इसका दीर्घ री का कहीं प्रयोग नहीं, वह री की ही मात्रा वहां पर लगती है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, यहां दीर्घ और ये ह्रस्व दीर्घ, इधर भी ह्रस्व दीर्घ, इधर भी ह्रस्व दीर्घ। तो ये जो तीनों हमारे हैं आ ई उ, इनके एक सूत्र में, जैसे आ का हम लेते हैं, इस आ के एक सूत्र में 4 सूत्र सम्मिलित हैं। इस तरह से हम समझें कि ह्रस्व आ का योग ह्रस्व आ से होगा तो भी यह दीर्घ आ में बदलेगा। ह्रस्व आ का योग दीर्घ आ से होगा तो भी यह दीर्घ आ में आएगा। या दीर्घ आ का योग ह्रस्व आ से होगा तो भी यह दीर्घ आ में बदलेगा। और दीर्घ आ का योग दीर्घ आ से होगा तो भी यह दीर्घ आ में बदलेगा। इसी तरह ई का भी है। अगर हम ई का रूप देखना चाहें तो ई में भी ह्रस्व ई का योग ह्रस्व ई से होगा तो यह दीर्घ ई में बदलेगा। ह्रस्व ई का योग दीर्घ ई के साथ होगा तो भी यह दीर्घ ई में बदलेगा। उसी तरह दीर्घ ई का योग ह्रस्व ई के साथ होगा तो भी यह दीर्घ ई में बदलेगा। या दीर्घ ई का योग दीर्घ ई से होगा तो भी यह दीर्घ ई में बदलेगा। उसी तरह उ का है और री का योग री के साथ होगा तो वह री में ही परिवर्तित होगा। अब यहां हम कुछ उदाहरण लेके चलते हैं आ ई उ री। तो अब जैसे अभी हम इसको दिखाते हैं, जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि देव धन अर्चन। हमने उदाहरण क्या लिया? हमने उदाहरण लिया कि देव धन अर्चन। तो अब इसका अंतिम ध्वनि क्या है? इसकी अंतिम ध्वनि आ है। क्योंकि इसका वर्ण विभेद करेंगे तो इसकी अंतिम ध्वनि आ आएगी। जैसे दा को विभेद करने की जरूरत नहीं है, दा में अगर दा को भी करेंगे तो दा धन ए आएगा। और यहां वा हलंत धन आ, वा का विभाजन। उसी तरह यहां इसकी प्रारंभिक ध्वनि कौन सी है? आ। और इसका रा हलंत चा हलंत धन आ धन ना हलंत धन आ। अब यहां आप देखिए कि इस आ का योग किससे हो रहा है? इस आ से हो रहा है। और यहां सूत्र में क्या कहता है? आ का योग आ से होगा तो यह दीर्घ आ। यह परिवर्तित किसमें हो गया? यह परिवर्तित हो गया दीर्घ आ में। तो अब जो बचा हम उसको लिख लेते हैं। तो ये वा हलंत और दीर्घ आ मिलके क्या हो गया? बड़ा वा हो गया। दे पहले से ही है, दीर्घ, ये परिवर्तन देवार्चन हमारा शब्द बन गया। अब देवार्चन जब बन गया तो इसी तरह हम कई और शब्द के उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं कि विद्या धन आलय, या अभी हम ह्रस्व और दीर्घ का उदाहरण एक लेके चल रहे हैं। ह्रस्व और दीर्घ, इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं न्याय
धन आलय। अब इसमें अंतिम ध्वनि कौन सी है? अंतिम ध्वनि आ है और इसकी आरंभिक ध्वनि क्या है? दीर्घ आ। ये दोनों मिलकर किसमें परिवर्तित हो गए? विकारित हुए। यह दीर्घ आ में हो गए और यहां पर जो बचा था उसको लिख दिया या में। अब या को तोड़ दिया तो ये या को तोड़ेंगे तो या हलंत धन आ, या हलंत बचा, न्या या हलंत धन आ और धन इधर लय। तो अब या हलंत और आ मिलके बड़ा या बन गया और आपका शब्द क्या बन गया? न्यायालय। यानी न्याय धन आलय, न्यायालय। इसी तरह हम ई की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं, ऊ की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब यहां हम एक उदाहरण लेके चल रहे हैं कि इसको हम समझने के लिए। जैसे एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, कुश धन आसन। इसको जरा सा हम देखते हैं कि ये आया कैसे। जैसे हमने लिया कौन सा शब्द? कुश धन आसन। अब दोनों तरफ का हम वर्ण विभेद कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? का हलंत धन छोटा ऊ ह्रस्व ऊ धन शा हलंत धन आ। अब ये बीच का धन है, थोड़ा बड़ा लगाते हैं पहचान के लिए। और इधर क्या है? इधर दीर्घ आ धन सा हलंत धन आ धन ना हलंत धन आ। और ये बराबर क्या होता है? ये बराबर होगा कुशासन। अब कुशासन को भी तोड़ दीजिए। अगर हम कुशासन को भी तोड़ देते हैं, कुशासन को तोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? का हलंत धन ऊ धन शा हलंत धन दीर्घ आ धन, फिर क्या है? सा हलंत धन दीर्घ आ कुशासन। सा धन और धन ना हलंत धन आ। अब यहां पर आप देखिए, गणित में जैसा हम जानते हैं कि समान चिन्ह और समान राशि होती है तो वो क्या होती है? वह आपस में कट जाती है। अब इसमें आप देखिए कि दोनों तरफ जो समान हैं उनको हम क्या करेंगे? उनको हम काट देंगे। उनको हम क्या करेंगे? उनको हम काट देते हैं। अब आइए काटते हैं, देखते हैं। जैसे इधर से देखिए का ऊषा, का ऊषा। इधर से आ ना आशा, आ ना आशा। अब इधर खाली दीर्घा बचा, इधर आ और दीर्घा। तो अब यहां आप देखिए आ धन दीर्घ आ यहां बचा और यहां दीर्घ आ। तो जो हमने सूत्र निकाला था देखिए वही मिल गया। ये विश्लेषण विधि से निकाला। आ धन ह्रस्व और दीर्घ आ का योग और इधर क्या बचा? इधर दीर्घ आ बचा। इसी तरह हम और उदाहरण इसके लेकर चलते हैं और इसी तरह एक हम ई का उदाहरण यहां आज ई का एक उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे कवि धन इंद्र। हम उदाहरण क्या ले रहे हैं? हम उदाहरण ले रहे हैं कवि धन इंद्र। अब यहां पर आप देखिए इसकी अंतिम ध्वनि ह्रस्व ई है, इधर की प्रारंभिक ध्वनि ह्रस्व ई है। इन दोनों का योग हो रहा है। किसका हो रहा है? इन दोनों का योग हो रहा है। और यह दोनों किस में परिवर्तित हो गए? यह दोनों दीर्घ ई में परिवर्तित हुए। जो इधर बचा उतार लें, का धन वा हलंत, चूंकि यहां से स्वर निकल गया तो यह अर्धाक्षर हलंत युक्त। और इधर क्या बचा? इधर ना हलंत और द्रा। तो अब स्वर की विशेषता है, अगर उसके सम्मुख कोई हलंत युक्त व्यंजन है उसके साथ मिलकर पूर्णता देता है तो यह शब्द क्या बन जाएगा? वा और ई मिलके वी। तो क वी और न अद्र, कवींद्र। कवि धन इंद्र, कवींद्र। तो साथियों ये दीर्घ स्वर संधि का है और अगली वीडियो हम दीर्घ स्वर संधि पर ही
कम से कम 20 से 25 इस तरह की संधियों के बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आएंगे और इस पर हम लोग अभ्यास कर लेंगे। तब फिर हम अगली संधि गुण संधि और वृद्धि संधि की ओर चलेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।